हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की एजुकेशन फ्री देता है। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा वीडियो है ये भी आपके लिए 100% फ्री ही है। आज का हमारा वीडियो क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है 12th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इलेक्टिव में हमारी जो दो बुक चलती हैं वो है अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसके अलावा एक बुक और है, वो है हमारी ये अभिव्यक्ति और माध्यम। तो वो कोर और इलेक्टिव में दोनों कंबाइंड रूप में चलती है, तो निश्चिंत होकर वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे। लेकिन आज जैसे कि हम कर रहे हैं अंतरा भाग 2, तो अंतरा भाग 2 हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड हम लोग कर चुके हैं, अब आ गए हैं हम गद्य खंड पे। गद्य खंड का दूसरा अध्याय है सुमरिनी के मन के। इसके अंदर 3 आपके निबंध दिए गए हैं। ठीक है, आप निबंध समझ सकते हैं क्योंकि उसके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की गई है, या लघु कथाएं आप बोल सकते हो। तो इन तीनों को हमने पढ़ा है और ये तीनों ही हमारे सामने जो प्रस्तुत करा है वो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और तीनों ही के माध्यम से हमें बहुत गहन जानकारी देने की कोशिश की गई है, जहां एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई है, पढ़ाने के तरीके के बारे में बात की गई है। तो दूसरा है धर्माचार्यों के माध्यम से, और तीसरा है अंधविश्वास, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए जो हम तरीके अपनाते वैदिक काल से और आधुनिक काल तक आए हैं, उस पर एक व्यंग्य किया गया है। तो इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट पेपर भी कर चुके हैं। तो आज हम करना जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए इनको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, बालक बच गया कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो इस सुमरिनी के मन के अंदर 3 मैंने जहां पर निबंध बताए जो कहानियां हैं, पहला है बालक बच गया, फिर दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है ढेले चुन लो। तो पहला जो था हमारा बालक बच गया कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, सोधारण प्रतिपादित कीजिए। अब यहाँ पर बाल मनोविज्ञान किस तरीके से है, इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में कैसा सोचते हैं, उनका बचपना जो होता है वो हमारे बड़ों के थिंकिंग से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि उसमें जो है ना वो लाभ हानि नहीं देखते, वो क्या देखते हैं कि एक बच्चे के लिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे इस कहानी में भी था, उसको उस बच्चे की उम्र से कहीं अधिक पढ़ाया गया था। ठीक है, उसे सब कुछ पढ़ा था। तो वो जो अब मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे आप 10th और 12th हायर स्टैंडर्ड्स के जो इक्वेशंस और सारी चीज़ें रटाओ और वो रट ले और बता ले, तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना छोटा बच्चा कितना, लेकिन वहाँ उसने सब कुछ किया। लेकिन जब उसको प्राइज़ लेने की बात आई तो सबने ये सोचा कि जिस हिसाब से इसने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं इतने हाई स्टैंडर्ड के, तो शायद ये जो अपने लिए प्राइज़ मांग रहा है, जो गिफ्ट मांग रहा है, जो इनाम मांग रहा है, वो उसी तरीके से मांगेगा जैसे कुछ बुक्स होंगी, या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ एक्सपेरिमेंट या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ मांगेगा। लेकिन बच्चे ने अपने बचपन के अकॉर्डिंग जो है वो इनाम मांगा, वो था लड्डू। बच्चे के लिए लड्डू बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने वहाँ पर उसने अपना लाभ या हानि नहीं देखा, उसने अपना इंटरेस्ट देखा। क्योंकि वो एक बच्चा था, उसे उस लड्डू में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने माना। इसीलिए हमारे लेखक ने बोला कि बालक बच गया है। तो यहाँ पे यही एक बाल मनोविज्ञान की कहानी प्रतिपादित होती है। तो देखिए क्या है, बालक बच गया कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। आरंभ से अंत तक बालक की विभिन्न मनोस्थितियों का वर्णन कहानी में हुआ है। जहां उसका हम देख रहे थे कि वो स्टेज पे खड़े होकर चीज़ों को बयां कर पा रहा था, वहीं पर उसने कितने अच्छे तरीके से गिफ्ट भी मांगा था। 8 वर्ष के बालक द्वारा कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना लेखक को असहज लगता है क्योंकि यह उत्तर उसे रटाए गए थे। इससे उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो रही थी। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हमें कोई भी चीज़ हमें जानकारी लेनी है तो रटने से अच्छा है कि उसको समझिए कि वो क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि उसको रटाया गया था तो ये स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि वो एक बच्चे की उम्र से कहीं ज़्यादा था और वो सिर्फ रट कर आंसर दे रहा था, उसको समझ में उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था। किंतु जब बच्चे से कहा गया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांग ले, तब इस विषय पर बालक सोचने लगा कि बच्चे के चेहरे के रंग बदल गए। अब क्या था, उससे पूछा कि कुछ मांग लो, तो उसने क्या किया, अब वो सोचने लगा
कि अब इतने में हमारे लेखक भी डर गए कि भाई पता नहीं है क्या मांगेगा, क्योंकि अभी तक उसने जितने उत्तर दिए हैं उसमें उसका बचपना कहीं उन्हें खोता दिखाई दे रहा था, उसमें उसका बच्चे का बचपना नहीं दिख रहा था, और इसीलिए हमारे लेखक डरे हुए थे। उनके मन में कृत्रिम, बनावटी और स्वाभाविक भावों की लड़ाई आरंभ हो गई थी, जो उनकी आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। यानी कि एक होता है ना, एक चीज होती है कि नहीं हमें नेचुरल वे में चाहिए, नहीं हमको इसमें फायदा है, तो उन दोनों के बीच वो कश्मकश शुरू हो चुकी थी। अंत में उसने लड्डू मांगा। अब उसके बीच में इसको लेकर लड़ाई थी कि उसे क्या मांगना चाहिए, लेकिन उसने मांगा क्या? लड्डू। यहाँ बालक के स्वाभाविक भावों ने विजय प्राप्त की और कृत्रिम भाव कहीं दब के रह गए। तो जो बनावटी चीजें, जहां उसको ऊपर से सभी चीजें रटाई गई थी, उसका स्वाभाविकपन कहीं दब गया था, वो एकदम से लड्डू के मामले में बाहर निकलकर चला आया। लड्डू की मांग ने स्पष्ट कर दिया कि बालक में बालपन की स्वाभाविकता शेष है, अतः यहाँ बालमन की सटीक चित्रण हुआ है। तो एक जो सटीक चित्रण होता है वो यहाँ पर बिल्कुल तौर पर हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, बालक बच गया शीर्षक लघु निबंध में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ऐसी शिक्षा पद्धति से कैसे बचा जा सकता है। तो ये जो हमने लघु निबंध पढ़ा है, इसमें सिंपल तौर से हम ये देख रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम पे एक व्यंग है, जहां पर चीजों को रटा कर काम किया जाता है कि आपको इतना आंसर दिया गया, ये आपको रटना है और एज इट इज कॉपी में लिखना है। तो इस तरीके की एक एजुकेशन सिस्टम भी, जहां पर आपको बच्चे को समझाने से कोई मतलब नहीं है कि भाई अगर हम जो आज चीजें पढ़ रहे हैं, अगर हम उस चीज को समझते हैं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारी होल लाइफ तक हमारे पास में रहेगा। और अगर हम रट के करते हैं, मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन का आंसर है, वो हम क्या बोले, आप इसको एज इट इज रट लो और रट के जाके आपको लिख दो, तो आपको कब तक याद रहेगा? जब तक इसे आपको लिखना है एग्जाम तक, तब तक याद रहेगा, उसके बाद तो आपके दिमाग से साफ है कि नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि आपने अभी तक जितनी कहानियां पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं, तो उसके लिए आपको रटना नहीं है, उसके लिए आपको उस कहानी को समझना है, तभी तो होगा ना। तो यही शिक्षा पद्धति पे व्यंग किया गया है। बालक बच गया शीर्षक मनके में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये जो मैं चैप्टर और इसका एक बहुत अच्छा सा मुझे समझ में आया, मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर दिया गया है सुमरिनी के मनके। मनके का मतलब जानते हो ना, मोती, है ना। तो यहाँ पर जो है वो यादों के छोटे 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 मनकों से एक माला बनाई गई है। अर्थात जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे छोटे छोटे निबंध लिखे हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो उन कहानियों को, निबंधों को इन्होंने क्या कहा है? मनकों का नाम दिया। इसीलिए यहाँ पर आया है बालक बच गया शीर्षक मनके। तो ये जो मनके का तात्पर्य क्या है? ये उस हार का सिर्फ एक मोती है जो शर्मा गुलेरी जी ने पूरा बनाया था। निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो सीधे सीधे जो व्यंग किया गया है वो एजुकेशन सिस्टम पे किया गया है। आपके विचार से परंपरागत शिक्षण पद्धति को कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है? जो एक सिस्टम है, शिक्षण पद्धति है, उसको हम कैसे फायदेमंद बना सकते हैं, ये चीज बतानी है। बालक बच गया शीर्षक में लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए शिक्षकों की मानसिकता पर करारी चोट की है। जो शिक्षक की मानसिकता है कि नहीं भाई ये हमने लिखा है, तुमको एज इट इज रटना है और लिखना है, तो ये जो शिक्षक की मानसिकता है इस पर व्यंग है। यहाँ पर शिक्षक पद्धति के ऊपर बोला गया कि आपको बच्चों को रटाना नहीं है, आपको बच्चे को समझाना है। निबंध में लेखक ने अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। जो हम एक्चुअल में हम अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ों को देखते हैं, लेकिन शायद उसके पीछे की मतलब को नहीं समझ पाते, या देख कर भी हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उसको उभार के इन्होंने सामने रखा है। 8 वर्ष के बालक को शिक्षा के नाम पर कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाया जाता है, जिसका शायद वह अर्थ भी नहीं जानता। अब इतना छोटा बच्चा अगर उससे बहुत बड़ी क्लास का आंसर कराया जाएगा तो वो समझेगा क्या? जाहिर सी बात है वो रटा ही है उसने। इस कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हनन होता है, उसमें कृत्रिमता यानी कि बनावटीपन आ जाता है। तो एक बच्चे का जो बचपन है वह कहीं खत्म हो जाता है और एक बनावटपन उसके ऊपर आ जाता है। इस वृत्तांत द्वारा लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें शिक्षा को बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसके मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले गुणों का विकास करना चाहिए।
मतलब हमें ये आजकल बच्चों के ऊपर क्या होता है ना कि भाई तुम इस क्लास में हो, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अरे उसके ऊपर जितना बर्डन डालोगे, उसे प्रेशर दोगे, कहते हैं ना जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम जितना दबाएंगे वो रिफ्लेक्ट करके उतना ऊंचा हमें फेंक देती है। तो वही चीज़ है, बच्चे के ऊपर प्रेशर है, ये चीज़ वो भी जानता है और हम भी जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें अपना प्रेशर नहीं बनाना है। क्या है, हमें उस बच्चे को पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो वो अच्छे से सारी चीज़ें ग्रैब कर सकेगा, करेगा ना। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा करना क्या है, पहली चीज़ कि बच्चे के ऊपर उसको ज़बरदस्ती लादना नहीं है, उसे उस चीज़ को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उसमें शिक्षा के प्रति स्वाभाविक रुचि एवं सहज रूप से विकसित होगी। तो उसको वो चीज़ पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। अगर हम उसको समझाएंगे ना तो उसे इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा, उससे भागेगा नहीं। हमारे विचार से परंपरागत शिक्षक पद्धति को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। रटने के स्थान पर विषयों को समझाते हुए आत्मसात करवाने की पद्धति अपनाकर बच्चों की मौलिक क्षमता को अधिक महत्व देकर तथा कृत्रिमता के स्थान पर व्यवहारिकता पर जोर देकर बच्चों का पूर्ण रूप से मानसिक विकास किया जा सकता है। तो इस तरीके से रटने से अच्छा है उन्हें हम समझाने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 3 है, बालक बच गया, पाठ का उद्देश्य अथवा मूल प्रतिपाद्य बताइए। अब ये पाठ हमारे सामने किस लिए रखा गया है और इस पूरे पाठ का मूल प्रतिपाद्य क्या है, अर्थात हमें क्या चीज समझाने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। बालक बच गया लघु निबंध में लेखक ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित आयु की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कि मतलब भाई शिक्षा तो बहुत ज्यादा होती है, तो जिस उम्र की जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा छोटा है और उस पर लादा जा रहा है, जैसा कि इस लघु निबंध में था। लेखक ने निबंध के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमें व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए व्यक्ति को हमारे लक्ष्य या उद्देश्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना है। अब इस वाक्य क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या है कि माध्यम है कि हमें व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करनी। अगर भाई हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं, ताकि हमारे सोचने की, समझने की, कार्य की पद्धति में बढ़ोतरी हो, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। शिक्षा सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए दी जाती है। ठीक है, शिक्षा किस उद्देश्य के इसलिए नहीं दी जाती है कि आप सिर्फ एक क्लास के बाद दूसरी क्लास को पार करते जाओ। सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप अगर 8 साल के हो तो आपको 8 साल के उम्र के बच्चे की पढ़ाई, यानी कि आपको 4th या 5th क्लास के स्टूडेंट की पढ़ाई जितनी होती है वो दी जाए। लेकिन जब आप 12, 13, 14, 15 साल में आते हो, 15 साल में भी आओगे तो 11th 12th की पढ़ाई की दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो उम्र के हिसाब से आपको शिक्षा दी जाती है कि आप चीज़ों को सीख और समझ सके। शिक्षा इसलिए होती, शिक्षा इसलिए नहीं होती कि आपको उसको ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाए और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, आप कोई जानकारी प्राप्त ना करो और आपके अंदर की जितनी भी मनुष्यता या मनुष्य वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाए। तो शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि हमारा मानसिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारा डेवलपमेंट करना, जीवन में आने वाली सिचुएशंस, इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे माइंड को उतना परिपक्व करना होता है। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकता है। अगर हम पर जबरदस्ती कोई चीज़ ला दी जाएगी तो हमारे अंदर का जो एक इंटरेस्ट है, हमारी अपनी स्वाभाविकता है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि एक बार अगर हमारे अंदर का मनुष्य मर गया तो क्या होगा, हम जीवन में कभी भी स्टैंड अप नहीं कर पाएंगे, है ना। यही चीज़ यहाँ पे लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन की घटना को हमारे सामने बहुत ही व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्त किया है। हमको इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रसंग रखा है। साथ ही ये संदेश दिया है कि शिक्षा को हमें बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानसिक विकास के लिए मस्तिष्क में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डालने चाहिए, क्योंकि सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने से बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होता है। आप अब इसको ऐसे समझो, ये तो हमारे लेखक के जीवन की एक प्रैक्टिकल चीज़ थी। हम रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद के पेपर में आप देखोगे या न्यूज़ में सुनोगे कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनके ऊपर प्रेशर होता है ना कि तुम्हें इतने % मार्क्स लेके आना है, तुम इतने % मार्क्स लेकर आना है, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आना है।
आपने ये कोशिश नहीं करी, आपने वहाँ पर उसको बच्चे को पढ़ाया किस लिए, परसेंटेज के लिए, मार्क्स के लिए, और वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, और जब उसका रिजल्ट आया और वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो उसने सोचा कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इस जीवन में सर्वाइव कर पाऊँ, मैं अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है, और वो सुसाइड कर लेता है। तो ये चीज़ आपको इस कहानी के माध्यम से समझाई जा रही है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर को नहीं हमें बिल्डअप करना है, हमें पढ़ाई सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए करनी है, कि मतलब हम अपना ग्रोथ कर सकें, अपना मानसिक डेवलपमेंट करें। अगर हम उतना प्रेशर, उतना बर्डन बच्चों पर डालते हैं तो इसका असर हमेशा गलत होता है, हमेशा बुरा होता है। बच्चे के अंदर की जो अपना एक स्वाभाविक स्वरूप है वो खत्म हो जाता है। यही चीज़ इन्होंने बताई। हम आज की शिक्षा प्रणाली में देखें तो काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है, लेकिन जब इन्होंने ये मन के लिखे थे, उस समय की शिक्षा पद्धति क्या थी, आपको रटना है और रटकर लिखना है। शिक्षा को समझने का कोई भी एक दायरा नहीं होता था। प्रश्न संख्या 4 है, बालक बच गया कहानी में वर्णित बालक के व्यक्तित्व के विषय में बताइए। अब यहाँ जो बालक जो स्टेज पे खड़े होकर इतने बढ़िया बढ़िया आंसर्स दे रहा था, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस के इतने मुश्किल मुश्किल आंसर्स दे रहा था, वो बच्चे का अपना क्या व्यक्तित्व निकल कर आता है इस कहानी के माध्यम से, वो बताना है। तो देखिए क्या है, बालक बच गया कहानी का बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का इकलौता पुत्र है। उसकी आयु 8 वर्ष की है। उसे बड़े प्यार से विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रदर्शन के लिए दिखाया गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इस बच्चे के बारे में था कि ये एक प्रिंसिपल का बेटा है और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल के बेटे को माना जाता है कि भाई प्रिंसिपल अगर इतना पढ़ा लिखा है, इतना आदर्श है, तो उसके बच्चे को भी इतना पढ़ा लिखा, तो उसके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर अपने आप बिल्डअप हो गया है ना। दूसरा क्या था कि उसे वार्षिकोत्सव में प्रदर्शन के लिए खड़ा किया गया था। वहां उसे अपनी स्किल्स नहीं दिखानी थी, यहाँ पर दिखाना था उसे अपने पिताजी के पोस्ट का पावर। ठीक है, उसका चेहरा पीला था तथा आंखें सफेद थीं। अब ये उसके चेहरे से, एक बच्चे का स्वाभाविक चेहरा अगर उसे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए खड़ा किया जाए तो वो बच्चा कितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा और वो एक्साइटमेंट उसके चेहरे से दिखेगा। लेकिन यहाँ बच्चे का चेहरा डरा हुआ सा था। उसकी नज़रें धरती से ऊपर नहीं उठती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो धरती से ऊपर जाएंगी तो उसे जो चीज़ें रटाई गई थी वो सब उसके दिमाग से हट जाएंगी। तो उसकी आंखें नीचे की तरफ थी और जो भी सवाल पूछे जा रहे थे उनका आंसर नीचे देख के ही वो दे रहा था। बालक से उसकी शारीरिक व मानसिक आयु से अधिक ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसका वह बालक उत्तर दिए जा रहा था। उसके उत्तर रटे रटाए लग रहे थे क्योंकि उसमें स्वाभाविकता का अभाव था। कोई भी चीज़ है भाई, इसका क्या होगा, उसे सटीक आंसर दे दे। अगर ऐसा क्यों होगा अगर पूछा जाए तो वो बच्चा आंसर नहीं दे सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसके रीजन को वो नहीं जाए, क्योंकि उसने वहां पर सिर्फ रटा है, समझा नहीं है। तो वो स्वाभाविकता उसके अंदर से गायब थी। ये उसका पूरा व्यक्तित्व निकलकर हमारे सामने आया क्योंकि वो डरा हुआ सा एक बच्चा सा था। प्रश्न संख्या 5 है, समय पूछ लो और काम चला लो। पंक्ति में निहित संदेश को आप समाज के लिए कितना उपयोगी मानते हैं? आप सभी को पता है कि जो दूसरा लघु निबंध हमारा था घड़ी के पुर्जे, उससे ये पूछा गया है। अब घड़ी के पुर्जे के आधार पर उन्होंने समाज में धर्माचार्यों का जो एक कब्जा है उसके ऊपर ये व्यंग किया है कि उन्होंने यहाँ पर सीधे क्या बताया था। पहले इस पूरे लघु निबंध को आप थोड़ा सा समझ लो तो आंसर समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारे हाथ में घड़ी है, ठीक है, हमको क्या है, हमें घड़ी देखनी आती है, हमने देखा, समय जान लिया। लेकिन अब इस घड़ी को अगर हम खोल के इसका पूरा हम मुआयना करना चाहें तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज़ कहाँ कैसे लगती है, कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिन्हें घड़ी देखनी भी नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई समय पूछ लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया समय पूछ लो और काम चला लो। तो इस पंक्ति में निहित संदेश का क्या माध्यम है? यहाँ पर इसके माध्यम से इनडायरेक्टली उन्होंने धर्म के मामले में हमें बताने की कोशिश करी। हम ये जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि समय क्या है, ओके, तो ठीक है, हमने धर्म जानते हैं, ले लो, काम चला लो, हो जाए। लेकिन ये धर्म हमें क्या सिखाता है, कैसा होता है, इसके गहन अध्ययन में क्या है, इससे हमें कैसे बना, अगर हम इसके बारे में जानकारी पाना चाहें तो वो हमारे पास नहीं है। वो किसका होता है? ये धर्म के जो बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं उनके पास ये सारी जानकारी होती है। तो अगर आपको इस घड़ी के अंदर क्या है ये जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस घड़ी साज की एक ट्रेनिंग होती है, यानी कि घड़ी बनाने वाले की, उसको आपको करनी पड़ेगी, तब आप जानोगे। उसी तरह अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो आपको किसी धर्माचार्य से
नॉलेज लेनी होगी, अपने वेद पुराण पढ़ने होंगे, तब आप कहीं जाके धर्म के बारे में जान पाओगे। तो वही चीज़ बताया कि यहाँ पर ऐसे धर्माचार्य हैं जिन्होंने धर्म पर कब्जा करके रखा है, वो जो बताएं वो हमें करना है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। उनका मतलब है कि भाई आपको घड़ी खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमने जो बताया वो जान लो, यानी कि घड़ी देखना आना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हमने समय बताया कि अभी 4 बज रहा है, तो आप 4 बजे मान लो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, सिंपल। तो यहाँ पर समाज में धर्माचार्यों का किस तरीके से प्रभुत्व है उस पर यह व्यंग किया गया है। समय पूछ लो और काम चला लो पंक्ति के माध्यम से धर्माचार्यों ने समाज में यह धारणा फैला रखी है कि आम आदमी को धर्म के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है, कि धर्म एक्चुअल में उसके जड़ में क्या चीज है वो आम व्यक्ति को जानने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें केवल धर्म के लिए बनाए गए नियमों या सिद्धांतों का आंख बंद करके पालन करना, यानी कि धर्म में जो नियम बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, हमें ये भी पूछने का अधिकार नहीं है। जो बना दिए गए वो आप जान लो और उसी हिसाब से काम कर लो। धर्माचार्यों की यह धारणा समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर हम धर्म के मामले में जानना शुरू करेंगे तो इसमें धर्माचार्यों को वो अपने हिसाब से पूरी जनता को नचा नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर वह धर्म के ठेकेदार बना रहना चाहते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें ठगकर अपनी रोजी रोटी चला सके। तो समझ में आया वो क्यों हमें धर्म के रहस्यों से अनजान रखते हैं और कहते हैं जो हम बताते हैं वही धर्म है, क्योंकि अगर हमने धर्म को जानने की कोशिश कर ली तो वो जो हमें बेवकूफ बना के अपना धन कमा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये धर्माचार्य धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को डरा डरा कर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। तो मेन बेसिकली इसके बारे में क्या बताया, समय पूछ लो काम चलो लो, अर्थात धर्माचार्यों ने जो चीज बता दी उसी को मान लो और उसी को हिसाब से लेकर चलते रहो, आपको इसके रहस्य में जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, आज के समय में घड़ी के दृष्टांत से क्या बताया गया है। अब आज का जो समय है, आज हम प्रेजेंट आधुनिक समय की बात करें, इसमें जो घड़ी का एक स्वरूप लेकर हमें घड़ी के माध्यम से जो धर्म और धर्माचार्यों को लेकर जो दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए क्या है, लेखक ने घड़ी के दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार सामान्य जनता के लिए घड़ी का उपयोग करते समय उसके कल पुर्जों की जानकारी का होना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए जैसे अब हमने ये घड़ी पहनी है, ठीक है, अब हम इस टाइम देखना आता है, अगर इसका टाइम गड़बड़ा जाए तो हम इसको कैसे सही करेंगे। अगर हमें ये करना नहीं आता तो घड़ी पहनना हमारा बेकार है। अब इसमें सेल लगता है कि ये चार्ज होती है, कि इसकी चाबी घुमानी पड़ती है, ये चीज़ की जानकारी हमने, जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तो क्या हम घड़ी का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ उन्होंने बोला है कि सामान्य जनता के लिए घड़ी का उपयोग करते समय उसके कल पुर्जों की जानकारी होना आवश्यक है। उसी प्रकार सामान्य जनता को धर्म के रहस्यों की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो वही चीज़ है कि अगर भाई लिए हम कोई भी धर्म मान रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये धर्म कैसे बना, क्या हुआ, ये क्यों इतना कारगर है। अगर कोई हमारे सामने कोई नियम रखा जा रहा है तो ये नियम क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, ऐसी क्या घटना घटी कि इसके लिए बनाना ज़रूरी पड़ा। तो अर्थात है जो धर्म के जो एक है उसके पेट में क्या चीज़ है, उसका रहस्य क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। धर्म को केवल धर्माचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार अपनाने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने जैसा बता दिया हम वैसा मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। अपितु समय सापेक्ष उन नियमों में प्रासंगिकता का आंकलन भी करना चाहिए। समय समय के साथ ये नियम क्या है, भाई कहते हैं ना नियम तो बना दिए गए, आज से 100 साल पहले नियम बनाए गए, क्या वो 100 साल नियम आज के समय में कारगर हैं, क्योंकि समय के साथ उनमें परिवर्तन ज़रूरी होता है। अब अगर मान लीजिए 100 साल पहले नियम बनाए गए तो बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी सारी चीज़ें बदली, लेकिन वो नहीं बदलती हैं। तो उन नियमों को हमें समय के साथ जो है बदलना देखना पड़ता है। साथ ही साथ धर्म के गलत सिद्धांत और नियमों को बदल भी सकते हैं तथा नए सिद्धांत बना भी सकते हैं। अब समय के साथ क्या होता है, बहुत साल पहले कोई चीज़ हुई, अब इसको आप ऐसे समझो कि जब हमारा समाज बना तो हमारा समाज, हिंदू समाज 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या कहते हैं आपका जो शूद्र, ये सभी 4 समाज में बांटे गए, ठीक है। अब ये आज क्या है वो वर्ण व्यवस्था का एक अंग बन गए, लेकिन पहले था
कार्य के हिसाब से इन्हें अलग बांटा जाता है। जैसे जो बहुत लोग अच्छा पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या कर दिया गया, उनको बांट दिया गया, क्या कहते हैं, उनको बना दिया गया ब्राह्मण। जो बहुत अच्छा क्या कहते हैं लड़ने में या शासन व्यवस्था में अच्छे थे वो लोग क्षत्रिय हो गए। अब ये यहाँ पे ना आप पैदाइश के हिसाब से नहीं था, जो जिस काम में महारत था उसे उस वर्ण में रखा जाता था। जो बहुत अच्छा व्यापार करने में थे उनको उस समाज में, व्यापारी समाज में रख दिया गया, बनिया समाज में रख दिया गया। जो इन सभी की हेल्पिंग करते थे, जो ये तीनों स्किल में अच्छे नहीं थे लेकिन बाकी और काम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते थे, उन्हें शूद्र में रखा गया। वहाँ इस हिसाब से नहीं था कि हाँ जब ये बनाए गए थे तब आप किस स्किल में अच्छे हैं, जिस स्किल में अच्छे होते थे आप उस वर्ण में रख दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर फिर वो चीज़ें जब बनाई गई तो उस हिसाब से थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, आपको पैदाइश के हिसाब से जो ब्राह्मण, जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे उनके बच्चे हुए ब्राह्मण में ही हो गए, जो क्षत्रिय के बच्चे थे क्षत्रिय हो गए, जो बनिक के बच्चे थे वो बनिक बन गए, और जो शूद्र मतलब जो नीचे हेल्पिंग वर्क था वो उसी में बन गए। तो ये समाज के साथ ये गलत नियम आगे बढ़ते चले गए। तो हमें पहले समझना है कि जब ये नियम बनाए गए तो समाज में क्या बनाए गए थे और समय के साथ इनमें कितना बदलाव आया जो गलत था, और हमें आज आगे आने वाले समय में इनमें परिवर्तन करना है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि धर्म के रहस्यों को आप समझिए कि आखिर ये चीज क्यों हुई थी, समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, गलत हैं या सही हैं, अगर गलत हैं तो उन्हें सुधार करिए। उसके लिए हमें पहले क्या करना जरूरी है, हमें पहले उस धर्म को अच्छे से जानना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो वो किसी और रीजन से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली जो हुई वो गलत थी, है ना। आप चाहो तो अभी भी इसको सही कर सकते हो। जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं वो तो भाई इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं, होता है ना कि बहुत बड़े बड़े भाई राइटर्स बन गए, ये सब बन गए, तो वो हो गए ब्राह्मण वर्ग के। जो चीजें जो लोग डिफेंस में जाते हैं, अब डिफेंस में जो लोग गए वो सभी क्षत्रिय हो गए। आप किसी भी जाति से जाओ, किसी भी धर्म से जाओ, वो सभी क्षत्रिय हैं। जो व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हमारे देश को व्यापार करके बढ़ाते हैं, वो सभी बनिक व्यापारिक वर्ग के हो गए। फिर उसके बाद जो इन सभी के काम में हेल्प करते हैं वो शूद्र वर्ग के हो गए। अब जैसे मान लीजिए जो इतने बड़े बड़े पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पढ़ने लिखने का समय क्यों मिला, क्योंकि उस शूद्र वर्ग ने इनको सपोर्ट किया काम में, तभी उनको पढ़ने लिखने का समय मिला ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ग वाला रहा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समाज के लिए, इनके बगैर समाज चल ही नहीं सकता है। आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति का काम अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय के साथ इनमें बदलाव जरूरी है, जो हमें इस दृष्टांत में बहुत ही खुलकर बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, ढेले चुन लो निबंध के आधार पर लिखिए कि वैदिक काल में बधू द्वारा मिट्टी के ढेलों को चुनने की क्या प्रथा थी, आज के समय में व्याप्त अंधविश्वासों को कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा है हमारे पास, ढेले चुनो शीर्षक निबंध मनके के में उल्लिखित विवाह प्रथाओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या होता था ना, 4-5 जगह की मिट्टी लाकर बहू उसको लड़की चुनती थी। अगर जिस जगह की मिट्टी, मान लीजिए उसने वेदी की मिट्टी चुनी, हवन वेदी की, तो बच्चा जो है ब्राह्मण बनेगा, और अगर गौशाला की सुनी तो उस गोधन होगा, और अगर उसने शमशान की मिट्टी चुन ली तो उससे विवाह नहीं होता था। ऐसा एक मान्यता थी, उसके हिसाब से विवाह होता था। आज के समय में क्या होता है, आज भी ढेले ही चुने जाते हैं। ढेले कैसे चुने जाते हैं, हम ब्रह्मांड में बैठे उन घूमते ढेलों की बात करें कि भाई उसका ये ग्रह अच्छा है, वो ग्रह मिल रहा है, अगर ग्रह मिल जाते हैं तो शादी हो जाती है। पहले वैदिक काल में मिट्टी के ढेले चुने जाते थे, आज अंतरिक्ष में घूमते हुए ढेलों के अकॉर्डिंग ही शादी हो जाती है। तो ये व्यंग यहाँ पर हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है इस कहानी में ढेले चुल्लों के माध्यम से। तो पहले जो प्रथा थी वैदिक काल में आप वो बताओगे, और फिर आधुनिक काल में उन्होंने किस चीज पे व्यंग किया है ये बताएंगे। ढेले चुल्लो निबंध में लेखक बताता है कि वैदिक काल में विवाह का इच्छुक युवक कुछ मिट्टी के ढेले चुनकर युवती के पास यानी कि उसके घर जाता था, और उसमें से एक ढेला चुनने को कहता था। हर जगह जगह से मिट्टी लेता था वो, जैसे कि गौशाला से ले ली, हवन वेदी से ले ली, ठीक है, खेत से ले ली, तो हर जगह से चुन चुन के लेके जाता था वो।
वधु द्वारा उठाए गए ढेलों के प्रति यह मान्यता थी कि वेदी की मिट्टी के ढेले से संतान वैदिक पंडित बनेगी। क्या बनेगी? बहुत अच्छी पंडित बनेगी। यानी कि अब यहाँ पर पंडित का माध्यम ये नहीं है, पंडित का मतलब है कि वो अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग लगेगा। गोबर की मिट्टी का ढेले से पशुओं का धनी होगा, यानी कि गौशाले की मिट्टी अगर चुनेगी तो वो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी के ढेले से जमींदार बनेगा तथा शमशान की मिट्टी के ढेले से अशुभ विवाह की मान्यता थी कि अगर शमशान का ढेला चुन लिया तो क्या होगा, ये विवाह सफल नहीं हो सकता। तो ये ढेलों को लेकर मान्यता थी। इस तरह से वैदिक काल में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा प्रचलित थी। वर्तमान समय में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए मनुष्य को यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना होगा। अब ये वैदिक काल में था, अब ये अंधविश्वास ही था। भाई बच्चा पैदा होके क्या बनता है, ये एक मिट्टी के ढेले चुन लेने से मतलब होता है। जब उसका अस्तित्व तक नहीं आया तब हम ये बात को डिसाइड कर रहे हैं, तो ये अंधविश्वास था। उसी तरह का अंधविश्वास आज के समय में हमें प्रैक्टिकल होना है, यथार्थवादी होना है, अंधविश्वासी नहीं होना है। कल्पना के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। हम ये इमेजिन करें कि ये चीज हम कर सकते हैं, उसके सहारे में अपना जीवन काट दें, तो ये पॉसिबल नहीं। हमें प्रैक्टिकली जो है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमको अर्निंग नहीं होंगी और हम जीवन नहीं चला सकते। होता यही है ना। अब आप ये सोचो, आज बैठे हो कि आज हम ये काम कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमको वहां से इतना पैसा मिल जाएगा, और आखिरी तक रात तक आप ये प्लानिंग करते रहे, आपके हाथ में 1 रुपए भी आया नहीं आया। उसी जगह आप अगर प्रैक्टिकली कुछ काम करोगे, कुछ कर्म करोगे, तो आपके हाथ में पैसा आएगा ना, कुछ काम तो सधेगा ना। तो वही चीज है, कल्पना के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता करने के अतिरिक्त वर्तमान को सुधारना होगा। ठीक है, हम आज जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ये सोचो कि यार ये हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आता, इससे हमें लाइफ में मिलेगा क्या। अभी आपका कर्म है पढ़ाई करना। जब आपका कर्म होगा कमाना, तो ये पढ़ाई के बूते पर ही आप डिसाइड कर पाओगे आप कितना। आपने अगर अच्छा पढ़ा, सही स्ट्रीम चुनी, सही कुछ हर चीज रहा, तो आप जो एक IAS PCS ऑफिसर बन सकते हो। आपका एक रॉब रहेगा, आपके पास में अर्निंग अच्छी होगी। आप अभी आपका कर्म है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एक पंचर की दुकान भी खोलोगे, तब आपका कोई रॉब नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई अर्निंग नहीं। ये कर्म आज आपका डिसाइड करता है कि आप क्या करने वाले हो। तो वही उन्होंने बोला कि वर्तमान सुधारना होगा। सबसे पहले जब हम आज कर्म करेंगे तब हमारा भविष्य सुधरेगा। आडंबरों और कल्पनाओं में लिप्त रहने से व्यक्ति अंधविश्वासों तथा रूढ़िवादी मान्यताओं में फंसता चला जाता है। अगर हम इस पे करें तो एक हमारी जो सोच है वो बहुत गलत होती चली जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति वर्तमान में जिए, सुखी जीवन व्यतीत करे। तो यही चीज यहाँ पर बताने की, इस पूरे ढेले चुन लो से बताने की कोशिश की गई है। प्रश्न संख्या 8 है, ढेले चुन लो निबंध का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अब ये जो पूरा हमने कहानी पढ़ी है ढेले चुन लो, इसमें एक्चुअली बताने की क्या कोशिश की गई है और किस तरीके से बताया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ढेले चुन लो निबंध में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर गहरी चोट की गई है। लेखक ने वैदिक काल में वरवधु चुनने के लिए अपनाए जाने वाले रूढ़ियों का निबंध में वर्णन किया है। ठीक है, ये हमने बताया कि विवाह के लिए जो रूढ़ियां अपनाई जाती थी उसका वर्णन इस निबंध में किया गया है। साथ ही यह संदेश भी दिया है कि जीवन से जुड़े हुए फैसले यानी विवाह आदि अंधविश्वासों के वशीभूत होकर नहीं लेने चाहिए। अब कोई आपसे ये बोल दे किसी लड़की के गाल पे यहाँ तिल है, तो वही तुम्हारे, किसी ज्योतिष ने बता दिया कि वही तुम्हारी जीवन साथी बनेगी, तो ही तुम। अब आप क्या करोगे, आप उस लड़की को ढूंढोगे जिसके गाल पे तिल है। ये एक अंधविश्वास है। हम अपना जीवन साथी कैसे चुनते हैं, हम किसके साथ हमारी कंपेटेबिलिटी बनती है, किसके साथ हम सहज रहते हैं, हमारी जो एक वेवलेंथ है किसके साथ मिल रही हैं, हम उसके साथ पेयरिंग करते हैं, तो हमारी लाइफ, हमारी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी भी चलती है और लंबी भी चलती है। हम शादी अगर सिर्फ एक आकर्षण को देखकर करते हैं, उसके चरित्र को नहीं देखें, उसकी खूबियों को नहीं देखें, उसकी पर्सनालिटी को नहीं देखें, तो शादी लंबी नहीं चलेगी। तो वही चीज उन्होंने बोला कि हमें अंधविश्वासों को लेकर नहीं करनी। कोई आपसे बोलते 6 उंगली वाली लड़की होगी तो ही शादी करना, अरे तो 6 उंगली वाली लड़की को देख के शादी करोगे कि ये देखकर चलो करोगे कि भाई आप किसके साथ आपकी वेवलेंथ्स मिलती हैं, किसके साथ आपका जो मेंटल लेवल है वो मैच करता है, वो देखना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि 6 उंगलियां देखना। तो वही उन्होंने बोला कि अंधविश्वास के सहारे हमें इतने बड़े अपने जीवन के फैसले नहीं लेने, हमें ये देखकर हमें यथार्थवादी होकर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि इन अंधविश्वासों और रूढ़ियों के आधार पर लिए गए फैसले हितकारी
होंगे यह जरूरी नहीं है। हमने बोला ना, अंधविश्वासों टिक कर लिया, वो जरूरी नहीं है कि वो लंबे चलेंगे। इस तरह से निर्णय अंधेरे में तीर चलाने के समान है, यानी कि एक पूरा क्या है, हम आपको एक फायरिंग रेंज में खड़ा कर दिया जाए और पूरा अंधेरा कर दिया जाए और आपसे बोला जाए टारगेट पे एकदम लगना चाहिए आपका निशाना, तो आप लगा पाओगे अंधेरे में? जब तक आपको टारगेट ही नहीं डिसाइड पड़ रहा है तो आप कैसे लगाओगे? तो वही चीज है, हम अगर अंधविश्वास पे होकर शादी करते हैं तो वो अंधेरे में तीर लगाने के बराबर है। अतः मनुष्य को यथार्थवादी होकर अपने फैसले लेने चाहिए और यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनको हमें समझना है और उन्हीं पर आधारित हमें फैसलों को लेना है। प्रश्न संख्या 9 है, ढेले चुन लो पाठ में विवाह के संबंध में मंगल, शनि और बृहस्पति का उल्लेख क्यों आया है? अब क्यों आया है? वैदिक काल में हम लोग मिट्टी के ढेले चुनकर जो है विवाह करते थे। अब आज प्रेजेंट समय में क्या होता है, कुंडलियां मिलाते हैं। अब कुंडली में क्या है, शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, इन सारी को देखकर हम कुंडली मिलाते हैं। कुंडली मिल गई तो शादी होगी, कुंडली नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, यही होता है ना। तो यही चीज उन्होंने बताने की कोशिश यहाँ पर करी है। ढेले चुन लो पाठ में वैदिक काल में ढेले चुनकर विवाह करने की प्रथा का खंडन करते हुए मंगल, शनि व बृहस्पति का उल्लेख किया गया है और उन्हें मिट्टी व आग का ढेला कहा गया है। ठीक है, अब अभी तो मिट्टी के ढेले थे, लेकिन अगर आप ये जो आसमान में जो ग्रह हैं ये क्या है, ये भी मिट्टी और आग के ही तो ढेले हैं। विवाह आदि का निर्णय करते हुए आज के समय में बहुत बड़ा वर्ग पंचांग का सहारा लेता है। इसमें ज्योतिषी आदि इन ग्रहों यानी मंगल, शनि, बृहस्पति की स्थिति व चाल की गणना करते हैं। जैसे बृहस्पति इस समय अस्त है, अतः विवाह नहीं हो सकता। मंगल ग्रह कुंडली में ऐसे स्थान पे है कि वैवाहिक जीवन में कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सी कुंडलियां मिलाई जाती हैं कि भाई ये लड़के ये लड़का आपस में मैच नहीं करते हैं, विवाह नहीं होगा। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं मगर कुंडली ना मिलने से उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण आप देखोगे जहां पे कुंडलियां शादी में मिलाई ही नहीं गई, लेकिन शादी खूब लंबी चली और मरते दम तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। और कई ऐसी शादियां देखोगे कि पूरे 36 के 36 गुण कुंडलियों में मिल गए और शादी 1 साल नहीं टिकी, है ना। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकली एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। शनि का प्रकोप है आदि, इन बातों को लेकर लेखक ने अंधविश्वास बताया और साथ ही कहा कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे मिट्टी और आग के बड़े बड़े ढेले मंगल, शनि, बृहस्पति की काल्पनिक चाल के काल्पनिक हिसाब से विवाह करने की तुलना में अपने सामने लिए गए निर्णय अत्यधिक अच्छे हैं। अंधविश्वासों का जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये मनुष्य को धोखे में रखते हैं। अब देखिए, अब ये चीज हम अगर जाएं पीछे तो जैसे घड़ी के पुर्जे अभी हम लोगों ने धर्माचार्यों के माध्यम से मैंने, एक समय था कि ये कुंडली देखकर जो विवाह किए जाते थे वो बहुत सक्सेसफुल होते थे। अब हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स देख लीजिए, साथ रहे ना, लाइफ लॉन्ग साथ रहे, सब कुछ हुआ। उस समय क्या था ना, ये जो कुंडली बनाने वाले लोग या इनकी गणना करने वाले एक्यूरेट गणना करते थे। तो जिस समय ये चीज़ें की गई ना, उस समय के लिए वो सही थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, जैसे मैंने बोला। तो आज क्या है, आज लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं है, एक दूसरे को रिलेशन, इतना टाइम नहीं है। तो लोगों को उसी बेसिस पे अपना पार्टनर चुनना चाहिए, ना कि कुंडली के बेसिस पे। भाई पहले क्या होता था, लोगों के अंदर पेशेंस था, इतना समय था कि एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे की बातों को, प्रॉब्लम को समझते थे, और इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी कि उनके बीच ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती थी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोगों को एक दूसरे के लिए समय नहीं है, बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, वेवलेंथ। तो यहाँ पर आज के समय में जो पार्टनर चुना जाता है वो हमें अपनी वेवलेंथ के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिकल कंडीशंस को देख कर चुनना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये समय के साथ परिवर्तन है विवाह की पद्धति में लेकर। प्रश्न संख्या 10 है, जब बच्चे को पुरस्कार मांगने को कहा गया तो बच्चे के भावों में क्या परिवर्तन आया? बच्चा बहुत ही असमंजस में था कि वो किस तरीके का उपहार मांगे। कि सब लोग ये सोच रहे थे कोई बड़ी बुक मांगेगा या कुछ ऐसी चीज़ मांगेगा जो पढ़ाई लिखाई इससे संबंधित हो, लेकिन वो मांगता क्या है, लड्डू, ठीक है ना। तो उसका वो स्वाभाविक स्वरूप निकलकर हमारे सामने आता है। जब बच्चे को कहा गया कि वह अपनी इच्छा से कुछ मांग ले तो इस बालक ने सोचने लगा। ये बालक क्या किया, सोचने लगा। पिता और अध्यापकों की सोच थी कि वह पुस्तक मांगेगा। बच्चे के मुख से पर रंग बदल रहे थे। कि अब रंग बदलने का तात्पर्य यानी कि लिटरली नहीं कि सफेद था तो नीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया। यहाँ पे तात्पर्य ये था कि वो सोच रहा था कि मैं ये मांगू
तो उसका रंग दूसरा रहता था। मतलब मान लीजिए अगर उसने किताब सोचा तो उसका मुंह उतर जाता था, वो सोचे लड्डू मांगे तो उसका चेहरा खिल जाता था। तो इस तरीके से रंग बदल रहा था, वो असमंजस में था क्या मांगे, इसलिए उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। उसके हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों में लड़ाई हो रही थी जो आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। तो यहाँ पर क्या चीज थी कि वो कृत्रिम यानी कि बनावटी चीजों को लेकर था कि किस तरीके से वो क्या चीज मांगे, कि जैसे बुक मांग ले या कुछ भी मांग ले, इस तरीके से मांग ले, वो होता था। स्वाभाविक जैसे मैं लड्डू मांग लूं, पेड़ा मांग लूं या खेलने के लिए कोई खिलौना मांग लूं, तो एक बच्चे का वो स्वाभाविक स्वरूप था। यही कृत्रिम और स्वाभाविक स्वरूप में लड़ाई हो रही थी, आंखों में स्पष्ट झलक रही थी। अंत में उसने लड्डू मांगा। यहाँ बालक के स्वाभाविक भावों ने कृत्रिम भावों पर विजय प्राप्त कर ली। तो एक बच्चे का जो स्वभाव था वो निकल कर आया, जो बनावटीपन अभी तक उसने स्टेज पे दिखाया था वो कहीं ना कहीं हार गया और कृत्रिम भाव बदल दबकर रह गए। जो उसके दिखावट के जितने भी भाव थे वो कहीं ना कहीं दबकर रह गए। प्रश्न संख्या 11 है, धर्माचार्य का धर्म के संबंध में आम लोगों के प्रति जो रुख रहा है उसे स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपकी दृष्टि से कितना उचित है। धर्माचार्य यानी कि धर्म के जो ठेकेदार अपने आप को मान के जो समाज में बैठे रहते हैं, उनका जो एक स्वरूप है वो आपको क्या लगता है कि वो जो लेकर चल रहे हैं कि धर्म को सिर्फ हम ही लोगों के अंदर रहना चाहिए, औरों के जानकारी में नहीं आना चाहिए, तो क्या ये हमारे हिसाब से सही है या गलत है? इसमें ये आपको अपनी राय देनी है। धर्माचार्य चाहते हैं कि आम मनुष्य धर्म के बारे में उतना और वही जाने जितने वे सही या गलत अपनी सुविधा अनुसार बताना चाहते हैं। यानी कि जितना उन्होंने बताया उतना हम जाने, उसके अलावा हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वे नहीं चाहते कि धर्म के बारे में कोई और गहराई से जाने समझे। इसे वे अपनी तथाकथित प्रभुसत्ता के लिए खतरा मानते, क्योंकि वो अगर उससे ज्यादा जान लेंगे तो जो उनकी सत्ता है, जो उन्होंने अपना एक वो बना रखा है, वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए वो खतरा मानते, क्योंकि अगर सभी धर्म के बारे में जान जाएंगे तो फिर वो पैसा कैसे कमाएंगे दूसरों को बेवकूफ बना के। वे वेद शास्त्रों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उनके अनुसार आम आदमी को यह सब जानने का कोई हक नहीं। उनके इस दृष्टिकोण को मैं पूर्णतः अनुचित मानता हूँ। बात सही है भाई, हमने अगर जो धर्म अपनाया है तो उससे संबंधित जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, उन्हें हमें पढ़ने का पूरा अधिकार है। हम किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों पढ़ें? हम खुद पढ़ेंगे और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे, क्योंकि वेद शास्त्र तथा धार्मिक ग्रंथ किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लिखे जाते, वो सभी के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उसको जानने का सभी को अधिकार है। प्रश्न संख्या 12 है, पाठशाला के वार्षिकोत्सव में क्या हुआ? जो स्कूल बालक बच गया में दिया गया है। ये पार्ट में जो एनुअल फंक्शन हो रहा था वहां पर, पार्ट में जो पाठशाला में हो रहा था वो आपको बताना है, यानी कि स्कूल में जो एनुअल फंक्शन था उसके बारे में बताना है। पाठशाला में वार्षिकोत्सव में लेखक भी गया था, हमारे लेखक वहां गए थे। वहां प्रधान अध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र की बुद्धि की नुमाइश की गई थी। उसे सबसे अधिक बुद्धिमान बताकर पेश किया गया था कि बहुत ही ज्यादा जो है ब्रिलियंट चाइल्ड है, एकदम शार्प माइंडेड, ये बताकर उसे स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया गया था। इसकी जांच के लिए उससे वे प्रश्न भी पूछे गए। अब भाई ये शार्प माइंडेड है, बहुत ब्रिलियंट है, इसके लिए उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए, जिनके उत्तर उसे पहले ही रटा दिए गए थे कि भाई ये उत्तर होगा, तुम जान लो। बालक ना तो उन प्रश्नों को समझता था और ना ही उत्तरों को जानता था, फिर भी उसने सभी प्रश्नों के उत्तर उगल दिए। देखिए, वो उसको रटाए गए थे, उसमें क्या है बेस में ये उसको पता नहीं था, बस रटाए गए थे, इसलिए उसने फटाफट उन सभी के एक्चुअल में उसके क्या होता है, उसके बेस में क्या है, उसको उस चीजें नहीं पता थी। उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो उसकी आयु वर्ग के लिए व्यर्थ थे। इतने छोटे बच्चे के लिए ये सारे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं था। बालक रटे हुए उत्तर दे रहा था, लेखक को ये अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तब वह प्रसन्न हुआ, क्योंकि यह बालक की स्वाभाविक इच्छा का परिचायक था। एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या चीज चाह सकता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, धर्माचार्यों का आम लोगों के प्रति क्या रुख होता है? जो नॉर्मल जो जनता होती है उनके प्रति क्या रुख होता है, ये चीज आपको यहाँ पर, क्योंकि देखिए ज्यादातर क्या होता है, ये धर्माचार्य क्या करते हैं, भाई धर्म ये कहता है, धर्म में ये रिवाज है, धर्म में ये करना है, ये बात वो आम जनता को बता देना चाहते हैं
और चाहते हैं कि आम जनता उसी हिसाब से हर नियम, हर चीज़ को फॉलो करे। वो ये नहीं चाहते कि जो हमारे धर्म के वेद शास्त्र हैं वो कोई भी आम जनता पढ़े, क्योंकि अगर हम हर वेद शास्त्र को जान जाएंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये धर्माचार्य हमें अपनी मर्जी से नचा रहे हैं। ऐसा कुछ हमारे वेद शास्त्रों में नहीं मिला है। और अगर हम ये जान जाएंगे तो उनका काम धंधा कमाना ये सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए धर्माचार्य क्या चाहते हैं, हमारे द्वारा बताए गए सारे नियम कायदे आम जनता करे, वो वेद शास्त्रों से दूर रहे। वो पढ़ना, उनके रहस्य जानना हमारा काम है, आम जनता का नहीं है। वो यही चाहते हैं। धर्माचार्य स्वयं को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। वे यह कतई नहीं चाहते कि आम आदमी धर्म के रहस्य को जाने। धर्म के रहस्य को वे स्वयं तक सीमित रखना चाहते हैं। उनके अनुसार धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। उसे तो धर्म के बारे में उतना ही जानना चाहिए जितना हम यानी कि धर्माचार्य कहें या बताएं। यानी कि आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना वो बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही जानना है। उनके कान में धर्माचार्य जो कुछ डालें वह सुने और अधिक जानने की इच्छा ना करें। इसी बात को लेखक ने घड़ी के दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब कैसे समझा रहे हैं वो? घड़ी को ठीक करना, सुधारना घड़ी साज का काम है, सामान्य व्यक्ति का नहीं है। यानी कि उसको सुधारना, सब करना किसका? उसी का काम है। हम तो नहीं कर सकते ना। इसी धर्म का रहस्य बताना धर्माचार्यों का काम है। वे ही वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वे धर्म का रहस्य स्वयं तक सीमित करके रखना चाहते हैं, तभी समाज में उनकी पूछ बनी रहेगी। अगर भाई धर्म सभी जानने लगेंगे सभी, तो कोई हमको पूछेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, हमको वैल्यू नहीं देगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे? इसलिए हम जितना बता रहे हैं वो उतना ही उनको जानना या समझना चाहिए। उन्हें धर्म को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। ढेले चुन लो प्रसंग में किस नाटक का उल्लेख है और क्यों? यहाँ पर किस नाटक के बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है? देखिए, इसमें एक नाटक था ना। इस प्रसंग में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का उल्लेख है। इस नाटक की नायिका पोर्शिया अपने वर का चुनाव स्वयं करती है। वह बड़ी सुंदर रीति से वर चुनती है। तो यहाँ पर कौन से नाटक का है? वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का उल्लेख किया गया है, जो शेक्सपियर द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 15 है बालक बच गया में किस समस्या को उठाया गया है? समस्या है शिक्षा पद्धति। शिक्षा को जो लादने की जो पद्धति थी, रटंत पद्धति, उस समस्या पर यहाँ पर बल दिया गया है। इस प्रसंग का प्रतिपाद्य यह है कि बालक का विकास स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। हमें उस पर अपनी इच्छा नहीं डालनी चाहिए। उसे समय से पूर्व ज्ञान के बोझ में दबा नहीं देना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए, आजकल आप लोग अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो बहुत सारी जगह देखते हो कि बच्चों को सारे स्टेट्स के पता है, सारे स्टेट के नाम पता है। छोटा सा बच्चा है 3 या 4 साल का, उसको सारे स्टेट्स के नाम पड़े, उन सभी की जो है कैपिटल्स पता हैं। अब देखिए, इतने छोटे बच्चे को अगर इतना रटाया गया होगा तो उसके ऊपर कितना बर्डन डाला गया होगा। तो उसको स्वाभाविक रूप से अगर वो 2 स्टेट के नाम बताता है, उनकी कैपिटल्स बताता है, तो उसके लिए वही बहुत है। सारे स्टेट, सारी कैपिटल्स बताना बहुत बड़ी बात होती है ना। जब उपयुक्त समय आता है तब बालक को स्वयं अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब समय आता है तो बच्चा उसके साथ ज्ञान प्राप्त करता जाता है, होता है ना। अब छोटा सा बच्चा है, उसे अपनी कंट्री का नाम नहीं पता है ठीक से, भारत कौन है, आप उसके कैपिटल रटाने में रटे। जब समय आएगा तो वो भारत भी जानेगा, देश विदेश भी जानेगा, संसार जानेगा, कैपिटल जानेगा, सिटीज जानेगा, सभी कुछ वो जानेगा। उस पर यदि ज्ञान का बोझ लादा गया तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। खेल का भी उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो बालक बच गया में किस समस्या को उठाया गया है कि बच्चे को कोई भी चीज़ का ज़्यादा बर्डन नहीं दे रहा है, उसे हर चीज़ रटाने का प्रयास नहीं करना। समय के अनुसार बच्चे को हर एक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसलिए क्लास वाइज जो है हमारे यहाँ चलता है। भाई किंडरगार्टन का जो बच्चा है वो क्लास 10th की पढ़ाई नहीं कर सकता है ना। तो किंडरगार्टन अपना करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब अपने अपने लेवल की पढ़ाई करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है बालक बच गया संस्मरण के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब बालक बच गया जो ये एक लघु निबंध है, लेकिन ये एक संस्मरण है, क्योंकि हमारे लेखक के साथ ये चीज घटी थी,
है ना, उन्होंने खुद ये चीज़ साक्षात देखी थी तो हमें बताया। तो लघु निबंध के साथ साथ ये एक संस्मरण भी है। तो शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये जो शीर्षक जो बताया गया, बालक बच गया, एक्चुअल में क्या था, उस बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ हर चीज़ रटाई गई थी कि उसका अपना एक बचपन कहीं खो गया था। लेकिन जैसे ही उसने लड्डू मांगा, उससे उसका बचपना हमको बाहर दिखता दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने बोला कि एक बच्चा बच गया, अर्थात इस समाज के प्रेशर, एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर से वो बच्चे की स्वाभाविकता उसमें जो है बची रही, वो एक बचपना उसके अंदर बचा रहा। इसलिए इसमें जो शीर्षक दिया गया है बालक बच गया, वो एकदम सही है। बालक बच गया शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। इसमें लेखक बालक के ऊपर जबरन लादे गए बोझ से बच जाने को व्यंजित करता है। बालक से उसके शिक्षक जो कुछ कहलवा रहे हैं वह सब अस्वाभाविक था। बालक से जब वृद्ध महाशय ने इनाम में मनपसंद वस्तु मांगने को कहा, तब इसके द्वारा लड्डू मांगा गया। तो उसने क्या मांगा? लड्डू मांगा गया। उसकी बाल सुलभ स्वाभाविकता को इंगित किया गया, यानी कि एक छोटा बच्चा एक बचपने में क्या मानेगा। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब मान लो इसको ऐसे आप देखना, आपके आसपास कोई छोटा सा बच्चा हो, आपके हाथ में एक चॉकलेट होगी और आप एक हाथ में किताब। अब उससे बोलो कि बेटा आप क्या लोगे, तो वो क्या मांगेगा? वो सबसे पहले चॉकलेट मांगेगा ना। अगर आपके हाथ में टॉय होगा तो वो टॉय मांगेगा, चॉकलेट होगा तो जो एक बच्चा चाहता है वो वही चीज़ मांगेगा। तो उससे आपको एक बचपन, हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई एक बच्चा यही मांगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई बच्चा जो है वो क्या मांगे, किताब मांग ले। या ऐसे समझो कि आपसे बोला जाए कि आप करेला खा लो, लौकी खाओ, कद्दू खाओ, ये आपका फेवरेट हो, ये तो नहीं होगा ना। ये तो हम किसी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको भाई लौकी, कद्दू, करेला और टिंडा, तरोई, शलजम, ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। तो वही चीज़ हो रही है कि भाई हम स्वाभाविक तौर पे क्या चीज़ करते हैं। इससे लेखक को लगा कि अभी इस बालक के बचने की आशा है, अर्थात उसका बचपन बचाया जा सकता है। जिस प्रकार जीवित वृक्ष हरे पत्तों के माध्यम से अपनी जीवंतता का परिचय देता है, उसी प्रकार बालक के लड्डू मांगने से उसकी स्वाभाविकता का पता चलता है। शीर्षक इस भावना को पूरी तरह व्यक्त करता है, यानी कि जो शीर्षक है बालक बच गया, वो उसके लड्डू मांगने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ये बताता है कि उसके अंदर अभी बचपन बाकी है, ये बच्चा अभी बचा हुआ है, पूरी तरह सांसारिकता में अभी लिप्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है, समाज में धर्म संबंधी अनेक अंधविश्वास व्याप्त है। ढेले चुन लो के आधार पर कुछ ऐसे अंधविश्वासों का उल्लेख कीजिए। हमने जो लघु निबंध पढ़ा ढेले चुन लो, इसमें कुछ अंधविश्वास, विवाह पद्धति को लेकर कुछ अंधविश्वास बताए गए। ऐसे कुछ अंधविश्वास हमारे समाज में भी व्याप्त है, आपको उन अंधविश्वासों के बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, ढेले चुन लो पाठ में बताया गया है कि समाज में धर्म संबंधी अनेक अंधविश्वास व्याप्त हैं। एक अंधविश्वास यह है कि वैदिक काल में हिंदुओं में जो लॉटरी चलती थी, उसमें नर पूछता था कि नारी को बूझना पड़ता था। एक पहेली रखी गई, मतलब ढेले रखे गए, उसे वो बूझना पड़ता था। नर स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के घर पहुंच जाता। वहां उसे गौ भेंट करता, पीछे वह कन्या के सामने मिट्टी के कुछ ढेले रख देता और उससे कहता कि इनमें से एक उठा लो। ऐसे ये ढेले प्रायः 7 तक होते थे। जो ढेले रखे जाते थे ना, वो 7 होते थे, अलग अलग जगहों के। नर जानता था कि वह ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया। जो लड़का लाता था उसको पता होता था ये कहाँ कहाँ से ढेले आए हैं और उनमें किस किस जगह की मिट्टी है। कन्या इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना जानती थी। यही लॉटरी का बुझौल था, यानी कि बुझौल था का मतलब रहता कि यही, जैसे हम नहीं जानते, सामने वाला जानता है, ठीक है। अब तो उसको पता है, जैसे आपसे कोई एक रिडल पूछा जाए और आप उसका आंसर नहीं दो तो सामने जो पूछ रहा है उसे तो पता ही होगा ना। इन ढेलों में वेदी, गौशाला, खेत, चौराहे, मसान की मिट्टी होती थी। यदि वह वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित, गोबर चुना तो पशुओं का धनी, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी अशुभ मानी जाती थी। यदि किसी नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए, इस प्रकार वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं की पत्नी का वरण करता था। तो ये तो वैदिक काल का एक अंधविश्वास था जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसी के माध्यम से और भी कई अंधविश्वास हमारे उसमें हैं। अब आजकल के समय में क्या होता है, कुंडली देखकर मिलाया जाता है, एक ऐसा अंधविश्वास समाज में व्याप्त है ना, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
दूसरा, आप यहाँ पर और देखते हो कि बच्चे के जन्म से ही उसकी कुंडली बना ली जाती है कि वही उसका नाम ये रहेगा तो फलेगा, उसका क्षेत्र ऐसा रहेगा। ये एक अंधविश्वास है। तो ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिन्हें आप मेंशन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित पंक्ति का आश्रय स्पष्ट करना है। क्या है? अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेले मंगल ग्रह शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल से कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। अब इस पंक्ति का मतलब बताना। उन्होंने बोला कि हम अपने हाथ से, लड़का क्या अपने हाथ से मिट्टी के छेले चुन के लेता है, वो तो उसने स्वयं किया है ना, उसे पता है ना ये क्या कर रहा है। अब इतने लाखों करोड़ों दूर जो ये शनि बृहस्पति और मंगल शनिचर बैठे हैं, ना इनकी हम चाल जाने, ना इनको हमने देखा ना समझा, और उन पर हम विश्वास करें। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं? अपने किए पर भरोसा हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, हम उस पर भरोसा किस तरीके से कर सकते हैं। इस कथन में ढोंग आडंबरों की चोट की गई है। अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के ढेलों पर इस प्रकार का विश्वास करना उचित नहीं है। यही स्थिति ग्रह चालों की है। हम मंगल शनिचर बृहस्पति की चाल की कल्पना करके उसके भाग्य का मिलान उसके साथ करते हैं। चल, दूसरा लड़की का भाग्य का मिलान हमारे लड़के के साथ किया जाता है कि भाई देखो कि इनकी कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जिस जगह को आप जानते हैं वही ठीक है। दूर की काल्पनिक बातें व्यर्थ हैं। तो हम जो मिट्टी चुरा के अपने हाथ से चुन के जो हम लेके आ रहे हैं, वो तो तब भी हम जान रहे हैं, लेकिन इतनी दूर बैठे जो मिट्टी के ढेले हैं अर्थात शनिचर, उनको तो उनकी चाल हम जानते ही नहीं है। तो आप किस पे विश्वास करोगे, जो अपने आप किया गया है या जो दूर से है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आश्रय देना है। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? एक मुहावरे लोकोक्ति के उदाहरण से बताया। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, ये एक लोकोक्ति है। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत गहन बात की है कि हाथ चुना तो तब भी अच्छा है कि इतने लाखों करोड़ों दूर बैठे गोलों पर यकीन करने से। यह कथन वात्सायन का है। जो चीज हमारे हाथ में है वह सब उससे अधिक अच्छी है जिसकी हमें कल मिलने की संभावना है। यानी कि हमारे हाथ में अगर 10 रुपए हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत कीमती होना चाहिए। हम ये उम्मीद लगाएं कि कल हमको 1000 रुपये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें क्या पता। तो जो आज हाथ में है उसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए। संभव है वह चीज हमें कल ना मिले, है ना। 1000 रुपए की जो उम्मीद लगाई शायद वो हमें कल ना मिले। अतः वर्तमान में जीना बेहतर है। आज हमें कम पैसा मिल रहा है और कल काफी धन मिलेगी संभावना है, तो हाथ का पैसा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो हाथ में जो 10 रुपए हैं उस पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू समझिए, ना कि कल मिलने वाले 1000 रुपए की वैल्यू पर। यानी कि जो हमारे सामने है उस पर हमें यकीन करना चाहिए, ना कि हमें कल्पना पर यकीन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। हम अगर जीवन साथी का फैसला मिट्टी के ढेलों पर छोड़ दें तो क्या क्या नतीजे निकल कर आएंगे, ये आपको बताना है। देखिए क्या है, जीवन साथी के चुनाव में मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के जो जो फल प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार है। यानी कि जैसे हमने वेदी की मिट्टी चुनी तो भाई बच्चा पंडित होएगा, गौशाला की सुनी तो गौ पंडित मतलब गौशाला वाला होगा, उसके बाद बहुत सारे पशु होंगे। देखिए क्या, यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, यदि गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, यदि खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाया अशुभ माना जाता है, यदि ऐसी नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा और वह जन्म भर जलाती रहेगी। यानी कि वो स्त्री उस घर के लिए अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा मानना है। अगर इस जगह की ऐसी चुनी जाए, ऐसे ढेले चुने जाए तो ये नतीजे होंगे। प्रश्न संख्या 21 है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। तो वो लॉटरी क्या थी, वो ढेले चुनने की लॉटरी चलती थी। वैदिक काल में हिंदुओं में जो लॉटरी चलती थी उसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। बूझना यानी कि उस पहेली को सॉल्व करना पड़ता था। नर स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर
किसी बेटी के बाप के घर पहुंच जाता था, जिसके घर में बेटी वहां पहुंच जाता था, वह उसे गौ भेंट करता था, यानी कि गाय उसके पिता को देता था। पीछे वह कन्या के सामने मिट्टी की कुछ ढेले रख देता था और उससे कहता था कि इनमें से एक उठा लो। ये ढेले प्रायः 7 तक होते थे, मतलब 4, 5, 6, 7, बहुत, मतलब कोई कम भी लाए, कोई ज्यादा भी लाए। नर जानता था कि वह ढेले कहाँ कहाँ से लाया है और इनमें किस किस जगह की मिट्टी है। कन्या इनके बारे में कुछ जानती ना थी, यही लॉटरी बुझौल थी। यानी कि मिट्टी कहाँ की है ये लड़की को नहीं पता था, लेकिन लड़के को सब पता होता था कि ये मिट्टी कहाँ से है। अब चुनना उसको होता था कि वो सही मिट्टी चुन पाती है कि नहीं। इन ढेलों में वेदी, गौशाला, खेत, चौराहे, मसान यानी शमशान की मिट्टी होती थी। यदि वह वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित, गोबर चुना तो पशुओं का धनी, खेती की मिट्टी चुन ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी चुनी तो अशुभ माना जाता था। यदि किसी नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए, इस प्रकार वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। तो ये वैदिक काल की एक लॉटरी हुआ करती थी अपनी पत्नी को चुनने की। प्रश्न संख्या 22 है, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या दीजिए। अब यहाँ पर धर्म की अगर सिर्फ मुट्ठी भर एकाधिकार रखेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक संकुचित रहेगा, वो अपने हिसाब से धर्म को मोड़ेंगे। अगर सभी उसके मान लीजिए आम आदमी भी धर्म के बारे में जान जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे धर्म को, हम अच्छे धर्म को अपनी तरह समझेंगे और हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। ना कि जो जैसा बता रहा है हम वैसा कर लेंगे तो गलत होता है। जिसका हमने आपको उदाहरण बताया कि प्राचीन समय में किस हिसाब से वर्ण व्यवस्था की गई थी और किस तरीके से आजकल लोग उसको समझते हैं। तो ये है, हम अगर जब तक अपने धर्म की नॉलेज नहीं रखेंगे, हमें सही, क्योंकि हमें सिर्फ अगर कुछ लोग इस बारे में नॉलेज देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने फायदे के हिसाब से हमें नॉलेज देंगे। अगर हम खुद उस चीज को गेन करेंगे तो वो अलग होगा। तो जैसे वर्ण व्यवस्था जब बनाई थी और जो प्रेजेंट रूप हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसको बनाने का तरीका, उसका कारण अलग था और आज उसे अपने फायदे से कुछ लोगों ने अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यही चीज बताया गया है कि धर्म को अगर सब लोग जानेंगे तो सभी लोगों का विकास और विस्तार होगा। ये बात पूर्णतः सत्य है कि जब धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य हो जाता है तब धर्म संकुचित हो जाता है, कुछ लोगों के बीच समेट के रह जाता है, अर्थात धर्म का स्वरूप सिकुड़ जाता है। धर्म के तथाकथित ठेकेदार धर्म का उपयोग अपने हित साधन के लिए करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो लोग बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तो उन्हें समाज का सबसे ऊंचा वर्ण व्यवस्था में डाला गया, वो था ब्राह्मण समाज में। अब ब्राह्मण समाज वालों ने क्या किया, उसे अपने हिसाब से बनाया कि भाई हम हमेशा ऊंचे बने रहें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने सारे जितने भी आने वाली पीढ़ियों तो उनको सभी को ब्राह्मण में डाल दिया। उन्होंने जन्म के आधार पर व्यवस्था कर दी, जबकि कर्म के आधार पर व्यवस्था हमारे वेदों में बनाई गई थी। तो ये कुछ लोगों, क्योंकि यहाँ पर एक समाज के अंदर उस धर्म को संकुचित किया गया, इसलिए वर्ण व्यवस्था अलग हो गई थी। हित साधन के लिए करते हैं ये लोग, धर्म को अपने तक सीमित रखते हैं और जब धर्म का संबंध आम आदमी के साथ जुड़ता है तब धर्म का विकास होता है। अगर हम सभी धर्म के बारे में जानकारी जान रहे हैं तो हमारा विकास होना तय है। हम कुछ लोगों द्वारा बताए गए अगर धर्म के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा गलत रहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि धर्म का संबंध आम लोगों से है। जब धर्म उनके साथ जुड़ जाता है तब वह विस्तार हो जाता है। जब बहुत सारे लोगों में होगा तो जाहिर सी बात है उसका विस्तार होगा। धर्म को व्यापक बनाने के लिए उसे धर्माचार्यों के चंगुल से निकाल कर सामान्य जन तक ले जाना होगा। जो कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य धर्म पर जमा रखा है, उनके पहुंच से हमें धर्म को निकालना है और सभी लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब आप अपने धर्म, अपनी समाज, अपनी संस्कृति के बारे में सही नॉलेज ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 23 है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं और विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? मेरे हिसाब से कराते हैं।
क्यों? क्योंकि जैसे घड़ी हमें समय का करा रही है, तो कोई भी धर्म या कोई भी धर्म का नियम जो है वो उस समय के अनुसार बना होगा ना, उस समय के अनुसार बना होगा। उस समय कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन समय के बाद जब चीज़ें बदलती हैं तो इसलिए उन नियमों में भी परिवर्तन आता है। तो क्या है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, बशर्ते कि हमें घड़ी ही में समय देखना आता हो। बात सही है, हमने घड़ी बांध रखी है, अगर हमें समय का देखना ही नहीं आता तो मेरे लिए तो बेकार है ना। वही चीज़ है, धर्म संबंधी मान्यताएं विचार भी अपने समय का बोध कराती हैं। धर्म की कोई भी मान्यता ये बताती है कि उस समय की स्थिति में इसे स्वीकार किया गया था। जैसे मैंने बताया, एक उदाहरण मैंने आपको दिया था ना, कोई भी मान्यता अगर किसी समय बनाई गई तो उसका अपना एक रीज़न रहा होगा। जैसे कि हम लोग के यहाँ समाज में पर्दा प्रथा आई, तो क्यों आई पर्दा प्रथा? पर्दा प्रथा का कारण ये था कि हमारे देश में बहुत सारे आक्रांता आए जिन्होंने स्त्रियों पर भी निगाह डाली, जिसके कारण औरतों को घूंघट में कर दिया गया, उन्हें उनके घरों में बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि शुरू से औरतें जो हैं वो घरों के अंदर ही थी। पहले औरतें समाज में, भाई जैसे अभी हम लोग पितृ सत्तात्मक समाज में जीते हैं, पहले क्या होता था, मातृ सत्तात्मक सत्ता थी जहां पर स्त्रियों का बोलबाला था। लेकिन जब ये आक्रांता आए तो उस समय जो ये प्रथा बनी पर्दा प्रथा की, कारण क्या था? क्योंकि वो औरतों पर बुरी निगाह डालते थे, इसलिए उन्हें पर्दों में कर दिया गया और घरों के अंदर कैद कर दिया गया, ताकि ये इन बुरे लोगों की निगाह में ये औरतें ना आए। लेकिन समय के बाद अगर समय के साथ इनको तब्दील नहीं किया गया तो क्या हुआ? आज बहुत सी औरतें बेवजह पर्दे में हैं। आज तो ऐसे आक्रांता नहीं है ना। तो वही चीज है, समय के साथ चीजें परिवर्तित होनी चाहिए। जिस समय ये नियम बनाए गए उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या चीजें थी, क्या चीज समाज में था, वो चीजें हमें जानना पहले जरूरी, ना कि उस पर हम बहस करना या फालतू की चीजें करें। ये देखें कि इसकी जड़ में चीज क्या थी, है ना। पहले उसको जब हम समझेंगे तभी आगे चीजें हो पाएंगी। तो वही चीज यहां पर है, समय किस परिस्थिति में इसे स्वीकार किया गया था। कोई भी अगर नियम स्वीकार किया गया तो वो किस परिस्थिति में स्वीकार किया गया। धर्म के विचार भी अपने काल का बोध कराते हैं। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य को जानना होगा। अब ये नहीं कि हम ये तो बोल रहे हैं कि भाई पर्दा प्रथा गलत है, गलत है, गलत है, क्यों हुआ, हिंदू ये नहीं होना चाहिए समाज में। अरे लेकिन जब बनी थी तो पहले हमें वो भी तो ज्ञान करना पड़ेगा, तभी तो हम उसके बारे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही उन्होंने बोला कि हमें काल का बोध होना, उस समय का बोध होना पहले जरूरी है। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य को जानना होगा। धर्म की मान्यताओं और विचारों को धर्माचार्य अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप आम लोगों के सामने नहीं आने देते। जो उसका एक्चुअल जो रूप है वो हमारे सामने आने ही नहीं देते कि आखिर ये नियम बना क्यों था और आज क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आज ये गलत है तो आज क्यों गलत है, और जब बना था तो वो उस समय सही क्यों था। प्रश्न संख्या 24 है, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर मर्म था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खटखटाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहले तो इस सूक्ति का मतलब समझिए क्या है। बच्चे ने जो लड्डू मांगा वो उसके स्वाभाविक बचपने को दर्शा रहा था कि उसके अंदर अभी बचपना जीवित है। लेकिन अब इसको इन्होंने दर्शाया कैसे? लकड़ी के माध्यम से। जैसे एक हरा भरा पेड़ होता है, उसमें जो पत्ते खिलते हैं और जो हवा से हिलते हैं वो सरसराहट हमें बड़ी मधुर लगती है। लेकिन वही लकड़ी जो है जब अलमारी बना दी जाती है और उसको खटखट खटखट, अगर कहीं हवा चल रही है, उसका दरवाज़ा खुला हो तो जो खटखटाता है ना, वो हमारे सिर को दुखाता है, हमको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? उस लकड़ी का स्वाभाविक स्वरूप खत्म हो चुका है, अर्थात वो लकड़ी मर चुकी है, उसके अंदर वो हरियाली नहीं है। यही चीज उन्होंने बच्चे के माध्यम से बताया कि बच्चा जब तक वो अगर उसे लड्डू माना यानी कि उसके अंदर बचपना बाकी था। अगर वो उसके अंदर मर गया होता बचपना तो वो एक मरे हुए काठ के भांति होता जो हमारा सिर दुखाने का काम करता। बालक से ये उसके शिक्षक जो कुछ कहलवा रहे थे वह सब अस्वाभाविक था, यानी कि उस बच्चे की उम्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। बालक से जब वृद्ध महाशय ने इनाम में मनपसंद वस्तु मांगने को कहा तब इसके द्वारा लड्डू मांगा जाना उसकी बाल सुलभ स्वाभाविकता को इंगित करता है। इससे लेखक को लगा कि अभी इस बालक के बचने की आशा है, अर्थात इसका बचपन बचाया जा सकता है। जिस प्रकार जीवित वृक्ष हरे पत्तों के माध्यम से अपनी जीवंतता का परिचय देता है, उसी प्रकार बालक के लड्डू मांगने से उसकी स्वाभाविकता का पता चलता है।
बालक को किसी स्वार्थवश नियमों के बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी बालक है, उसकी स्वाभाविकता है, उसे उसके मतलब हम अगर जबरदस्ती बांधने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसका जो बचपना है वो नष्ट होगा। तो यही चीज यहाँ पर इस वक्तव्य के से बताया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख भरी सांस क्यों ली। अब वो जब वहां गए ना वार्षिकोत्सव में, तो वो एक बच्चा बहुत छोटा सा 8 साल का बच्चा था और उसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे 20-25 साल के, जो एक युवक के दिमाग में जो आंसर्स होने चाहिए वो उनका आंसर दे रहा था। विज्ञान से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, विश्व से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, ऐसे ऐसे आंसर्स दे रहा था जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे जो लेखक है उनको बड़ा तकलीफ हो रही थी कि इस बच्चे को ये सारी चीज़ें कैसे रटाई गई होंगी। तो इस चीज़ को लेकर उनको बहुत दुख लग रहा था कि भाई इसका अपना जो एक नेचुरल, जो 8 साल के बच्चे के अंदर जो बचपना होना चाहिए, जो भोलापन होना चाहिए, वो उन्हें देखने को नहीं मिल रहा था। इससे वो थोड़ा सा दुखी थे। अब जब बात आई कि बच्चे से बोला गया कि इनाम मांगो, तो उसने मांग लिया भाई कि लड्डू। सब ये सोच रहे थे कि भाई जिस हिसाब से आंसर दे रहा है उससे कोई बहुत ही भारी भरकम चीज़ मांगेगा, किताब है या कुछ ऐसी चीज़ मांगेगा, लेकिन उसने मांगा लड्डू। तो सबको बड़ा अचंभित हुआ, लेकिन हमारे लेखक बड़े खुश हुए कि उस बच्चे के अंदर का जो स्वाभाविक बच्चा था वो अभी जीवित है। तो इसको देखकर वो बहुत खुश हुए। लेखक देख रहा था कि बालक को अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुरूप बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसे रटी रटाई बातें कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसे समय से पूर्व वह सब बताया जा रहा था जिसे वह जानता समझता नहीं था। लेखक को बालक से किए प्रश्न और उनके रटे रटाए उत्तर अस्वाभाविक लग रहे थे। अंत में जब बालक ने उसकी इनाम लेने के बारे में इच्छा पूछी गई, तब उसे बालोचित वस्तु लड्डू मांगा। इसे सुनकर लेखक को अच्छा लगा और उसे सुख की सांस ली, क्योंकि ऐसा मांगना बालक के लिए स्वाभाविक था। उसने जो लड्डू मांगा वो उसके बचपने को व्यक्त कर रहा था, इसीलिए हमारे लेखक खुश हुए कि उसके अंदर अभी ये बचपना बाकी है। तो इस तरीके से इस पाठ के प्रश्न खत्म हुए। तीनों ही निबंध बहुत अच्छे थे और मैंने आपको खुल के हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई, क्योंकि ये पाठ मुझे भी खुद एक पर्सनल तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिनको हमें इनको डिटेल से समझना है और इन सभी विसंगतियों को हमें समाज से दूर करना है। तो हम ये चाहेंगे कि इसी पाठ को आप सिर्फ पढ़ें नहीं, इनसे बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास करें, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, सारे ही हमने अच्छे से प्रश्न कर लिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन 100% फ्री देता है, और ये सभी फ्री वीडियो आपको यूट्यूब, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जगह 100% फ्री देखते हैं। तीनों में से आप किसी भी जगह जाओ, आपको कोई पेमेंट नहीं करना। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पे आकर पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके दी गई है कि आपको कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर बुक, और बुक के बाद चैप्टर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने कई सारे टॉपिक्स ओपन होके आते हैं जो बेसिक तौर पर हम किसी भी चैप्टर के साथ करते समय, ऐसे भी नॉर्मल पढ़ते समय हम करते हैं। जैसे हम सबसे पहले कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर लेते हैं तो हम उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला जो वीडियो रहता है वो रहता है हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो आता है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जहाँ पर हम चैप्टर के बाद दिए गए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को विद सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का पूरा एक वीडियो रहता है। जैसा कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये पूरा वीडियो आपको उस समय काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद चैप्टर पर आधारित सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न भी रहते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पर आपके सामने आते हैं। फिर उसके बाद हमें पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास वीडियो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन, जिसे देखकर आप अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्स के दौरान हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ें भी देते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, तैयारी अच्छे से कर सकें।
तो आज तो हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया ना। तो चलिए अभी और भी चैप्टर बाकी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।